हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, ये जो दो टॉपिक्स थे, इनको हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और जो नेक्स्ट हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं, इनको हमने आज की वीडियो में जो है वो कवर करना है। लेकिन प्रोसीड करने से पहले हमारा एक जो टॉपिक है, उसे हम ज़रूर कवर करेंगे और वो एक काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि आज के टॉपिक में हमारे लिए क्या रखा है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मदरबोर्ड। तो हम आज मदरबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि एक मदरबोर्ड होता क्या है। तो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। तो जो एक मदरबोर्ड है, हम उसे तीन नाम से जान सकते हैं, जैसे कि मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड या सिस्टम बोर्ड। इस पे लिखा गया है ऑल द अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर अटैच्ड टू दिस बोर्ड लाइक सीपीयू, रोम, रैम, एक्सपेंशन स्लॉट, पीसी स्लॉट एंड यूएसबी पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में काफ़ी सारे की कंपोनेंट्स या की हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल सीपीयू, रोम, रैम, एक्सपेंशन स्लॉट, पीसी स्लॉट एंड यूएसबी स्लॉट्स। इन सभी हम कंपोनेंट्स में से सीपीयू और रैम को जो है वो एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं और बाकी वाले कंपोनेंट्स को जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन हमारा सबसे मेन मोटिव जो यहाँ पे है वो ये जानना है कि आखिर एक मदरबोर्ड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक मदरबोर्ड जो है वो इस टाइप का एक डिवाइस होता है। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं, ये वाला, ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का जो डिवाइस देख रहे हैं, इसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो मदरबोर्ड का काम क्या होता है कि मदरबोर्ड का काम ये होता है कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी की कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर में अगर एक कोई सीपीयू है, अगर हमारे कंप्यूटर में सीपीयू है, तो उस सीपीयू को अटैच करने के लिए या उस सीपीयू को बाइंड करके रखने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में कुछ ना कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे हम सीपीयू को माउंट कर सकें। तो जो ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। तो ये जो आप यहाँ पे बड़ा सा सॉकेट देख रहे हैं ना, ये सीपीयू सॉकेट होता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है या सीपीयू होता है, उस सीपीयू को हम इस बॉक्स के अंदर जो है वो माउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक मदरबोर्ड होता है वो कंप्यूटर के की कंपोनेंट्स को जो है वो माउंट करता है और इन की कंपोनेंट्स में हमारे मेन कंपोनेंट्स जो आते हैं वो आते हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया, जैसे कि मेमोरी यानी कि जैसे रैम हो गया, मेमोरी को हम रैम भी कहते हैं। तो ये वाले जो आप स्लॉट्स देख रहे हैं, ये वाले ब्लैक वाले स्लॉट्स जो आप देख रहे हैं, इन स्लॉट्स में हमारी जो मेमोरी है या हमारी जो रैम है वो माउंट रहती है। और भी हमारे कंप्यूटर के काफ़ी सारे की कंपोनेंट्स जैसे रोम हो गया, एक्सपेंशन स्लॉट हो गया, ये सारे के सारे इस मदरबोर्ड पे हैं जो वो माउंट रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे हमारे कंप्यूटर में जो काफ़ी सारे की कंपोनेंट्स जैसे कि सीपीयू, रोम, रैम एक्सेट्रा, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे इस मदरबोर्ड को यूज़ करके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जो है वो रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेंशन किया गया है रोम और रैम के बारे में। तो हमें रोम और रैम की डिस्टिंक्शन देखनी है, यानी कि हमारे पास देखेंगे कि हम क्या क्या डिफरेंस होता है रोम और रैम में। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि रैम और रोम में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट मेंशन किया गया है वो ये बताया गया है कि जो रोम है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वेल फ्रेंड्स, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल होने का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे एक डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी रैम है, यानी कि जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसको अपना डेटा जो है वो मेंटेन करने के लिए, मान लेते हैं कि इस रैम में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो इस डेटा को मेंटेन करने के लिए या उस डेटा को इंटैक्ट रखने के लिए हमारी जो रैम है उसे कॉन्टिन्यूसली पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो रैम एक ऐसी चिप है जिसे कॉन्टिन्यूसली पावर की ज़रूरत पड़ती है अपने डेटा को मेंटेन रखने के लिए या अपने डेटा को परसिस्टेंट रखने के लिए। और जैसे ही हम इस पावर को डिस्कनेक्ट कर देंगे या इस पावर सप्लाई को कट कर देंगे, तो इस रैम में जितना भी ये वाला डेटा है, ये सारा का सारा डेटा जो है ये वैनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रैम में जो है वो हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और अगर हम इसे पावर सप्लाई नहीं देंगे तो इसका सारा का सारा जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा। और इरेज हो जाएगा, इसीलिए हम इस रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। जो हमारी रोम है उसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और रोम जो है उसमें एक बार जब हमारा डेटा स्टोर हो जाए तो वो डेटा जो है उसे किसी भी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती उस रोम सर्किट में मेंटेन रहने के लिए। यानी कि रोम को किसी भी इस तरह की पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने डेटा को परसिस्टेंट रखने के लिए। तो इसीलिए हम रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया है
कि जो रोम है वो स्टार्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखती है और जो हमारी रैम है वो हमारे प्रोग्राम को स्टोर करके रखती है। तो वेल स्टूडेंट्स, जो रोम है वो हमारी कुछ ऐसी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है जो कि हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट होने के टाइम पे यूज़ होती हैं। तो जब हम अपने कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो रोम में कुछ इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस रहती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को पावर ऑन करने के बाद में इंस्टेंटली काम आती हैं। तो इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट होने के काम आती हैं, वो सारी की सारी रोम में जो हैं वो स्टोर्ड रहती हैं और जो रैम है उसमें हमारे प्रोग्राम्स स्टोर्ड रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जैसे रैम है उसमें किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे, तो फ्रेंड्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पेंट हो गया या कितनी भी सारी गेम्स वगैरह कितनी एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारी रैम में रिसाइड रहती हैं और इन एप्लीकेशंस को हम दूसरा नाम है वो हम प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो जो हमारी रोम है वो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है और जो हमारी रैम है वो हमारी प्रोग्राम्स को स्टोर करती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट जो डिफरेंस बताया गया है वो ये है कि जो रोम का साइज़ है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू रैम। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी रोम है वो कुछ ही इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, कुछ ही स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है और ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं इनका नंबर काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू रैम। तो रैम जो है उसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि रैम जो है वो हमारे प्रोग्राम को स्टोर करती है और एक प्रोग्राम जो होता है उसमें हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ हमारी जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रहती हैं। लेकिन जो हमारी रोम है उसका साइज़ कम रहता है क्योंकि रोम को बहुत ही कम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोर करनी पड़ती हैं और ये कुछ ही स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट करने के काम आती हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो ये बताया गया है कि जो हमारी रोम है उसमें हम डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी रैम है उसमें हम डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी रैम है उससे हम सिर्फ डेटा ले सकते हैं, यानी कि हमारा प्रोसेसर जो है वो डेटा सिर्फ रैम से रीड कर सकता है, उस पे डेटा जो राइट है वो नहीं कर सकता। तो रैम जो है वो एक जो रोम है वो एक रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो रोम को हम सिर्फ या हमारा प्रोसेसर जो है वो सिर्फ रीड कर सकता है और उसे राइट जो है वो नहीं कर सकता, जबकि जो हमारी रैम है उसमें हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं और डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अगर हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं या हमारा प्रोसेसर जो है अगर वो कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है तो मान लेते हैं उस कैलकुलेशन का रिजल्ट अगर 3 है तो ये 3 जो है ये जाकर रैम में स्टोर होगा और किसी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इस 3 को रैम से निकालकर प्रोसेसर में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले हमने डेटा को राइट किया रैम में और फिर डेटा को हमने रीड किया। तो जो रैम है उसमें हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी रोम है उसमें से हम सिर्फ डेटा को जो है वो रीड ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से की कंपोनेंट्स जो हैं हमारे मदरबोर्ड पे जो हैं वो माउंट रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताया गया है कि सीमॉस बैटरी, बायोस, फैन, एक्सपेंशन स्लॉट, प्रोसेसर चिप, बसेस, SMPS, PCI स्लॉट्स जैसे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे मदरबोर्ड पे माउंट रहते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स को और सबसे पहले हम देखेंगे सीमॉस और बायोस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक डायग्राम से समझाया गया है कि जो हमारे पास रोम है, रोम जिसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिसे कि हम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। तो रोम में कुछ टाइप की इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। तो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं बायोस इंस्ट्रक्शंस। बायोस का मतलब हुआ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम जो है वो बायोस प्रोग्राम को या बायोस इंस्ट्रक्शंस को जो है वो स्टोर करके रखती हैं और ये जो बायोस इंस्ट्रक्शंस है ना, ये हमारे कुछ स्पेशल डेटा को जनरेट करती हैं, जैसे कि हमारा डेट, टाइम और कॉन्फ़िगरेशंस। फ्रेंड्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप अपना कंप्यूटर या अपना फ़ोन जो है उसे स्विच ऑफ करते हैं तो उसमें से जो पावर है वो चली जाती है, लेकिन जब हम उसे वापस स्टार्ट करते हैं तो उसका डेट, उसका टाइम जो है वो वापस से अपना सही जो टाइम है वो दिखाने लगता है। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद में भी जो हमारा डेट और टाइम जो स्टोर्ड रहता है वो हमारा बायोस की वजह से स्टोर्ड रहता है। और बायोस क्या करता है, बायोस एक सर्किट को एक सीमॉस हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो सीमॉस एक सर्किट होता है या एक मेमोरी होती है जिसमें हमारा डेट और टाइम स्टोर्ड रहता है और ये डेट और टाइम हमारा मेंटेन रहता है। और ये मेंटेन कैसे रहता है,
वेल ये मेंटेन रहता है एक CMOS बैटरी को यूज़ करके। तो CMOS बैटरी एक ऐसी बैटरी है जो CMOS सर्किट को हर टाइम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करती रहती है, ताकि जो हमारा CMOS सर्किट है वो हमारी कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन जैसे डेट, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो स्टोर करके रख सके। तो यहाँ पे ये जो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ये स्पेशल टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट करने के टाइम पे यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो हमारा रोम में स्टोर्ड रहता है। और जो CMOS है, CMOS यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये एक मेमोरी है जिसमें हमारी डेट, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टोर्ड रहती है। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारा बायोस जो है वो यूज़ करता है किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे हमारा CMOS सर्किट जो है वो कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और उस इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखता है जब हमारे कंप्यूटर में पावर नहीं भी होती। और इस CMOS सर्किट को जो हमारी पावर है वो प्रोवाइड करती रहती है हमारी CMOS बैटरी, जो कि हर टाइम इस CMOS सर्किट को पावर जो है वो प्रोवाइड करती है, ताकि इसमें स्टोर सारा का सारा डेटा जो है वो मेंटेन रह पाए। और ये डेटा तब तक मेंटेन रहता है जब तक इस CMOS बैटरी में पावर रहती है। और ये CMOS बैटरी जो है ये काफ़ी हाई कैपेसिटी बैटरी होती है और इसकी जो पावर है ये सालों साल जो है वो चलती है। इसीलिए जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है और जब हम उसे वापस स्विच ऑन करते हैं तो उसका डेट और टाइम जो है वो मेंटेन रहता है। तो वो जो डेट और टाइम जो मेंटेन रहता है वो इसी CMOS बैटरी के कारण जो है वो मेंटेन रह पाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे बायोस को डिटेल में। तो बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारा जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बीच की एक लेयर है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है और ये हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप बीच की लेयर देख रहे हैं इसे हम बायोस कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो हमारा हार्डवेयर है वो हमारे सॉफ्टवेयर को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेसिक सर्विसेज इन द सेंस वो हमें इनपुट और आउटपुट सर्विसेज यानी कि इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने की सर्विसेज जो है हार्डवेयर जो है वो हमारा प्रोवाइड करता है। फिर सॉफ्टवेयर अपने एंड पे इन सर्विसेज को किस तरह यूज़ करता है वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर पे है वो डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसी भी सर्विस को यूज़ कर सकता है ओनली विद द हेल्प ऑफ बायोस। तो अगर हमारा सिस्टम में बायोस नहीं होगा तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी भी सारी की सारी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी सर्विसेज जो हमारा हार्डवेयर प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी हमारी बायोस के थ्रू होकर ही हमारी सॉफ्टवेयर तक जाती हैं। तो जो हमारा बायोस है वो एक कम्युनिकेशन एज अ कम्युनिकेशन एक्ट करता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो फ्रेंड्स, अब हम एक प्रोसेस देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर हमारा जो है वो कैसे ऑन होता है और कैसे हमारे जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा मेमोरी में जो है वो लोड होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पावर बटन बनाया है, ये हमारा पावर बटन है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम पावर बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा जो पावर बटन है वो रोम को इनिशियलाइज़ करता है, यानी कि रोम को स्टार्ट करता है। और रोम जो है, मैंने बताया था आपको कि रोम जो है वो हमारी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है जिन्हें हम स्टार्ट इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो रोम जो है उसमें कुछ स्टार्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंटेन रहती हैं। अब जैसे ही ये स्टार्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये रोम में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती हैं, तो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, ऐसे करके हमारी सारी की सारी जितनी भी रोम में इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होना जो है या वो चलना जो है वो स्टार्ट करती हैं। तो जो हर एक इंस्ट्रक्शन होती है रोम में उसका कुछ स्पेशल पर्पस रहता है। और ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मिलके क्या करती हैं, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मिलके ये करती हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक स्टोरेज में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्ड डिस्क ड्राइव में पड़ा हुआ है तो जो हमारी रोम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मिलकर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारी रैम के अंदर जो है वो लोड करती है। तो हमारा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा रैम में जो है वो लोड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पावर जो है वो ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद में रोम में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रहती हैं जो एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं। और ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे किसी हार्ड डिस्क ड्राइव या किसी स्टोरेज ड्राइव से उठाकर हमारी रैम में जो है वो लोड करता है। और रैम में लोड करने के बाद में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में आ जाता है। और फिर हमारा जो कंप्यूटर है हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑन की स्टेट में आ जाता है और हमारे कंप्यूटर पे कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो ओपन हो जाती हैं और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फुल्ली जो है हमारा लोड
हो जाता है। और फ्रेंड्स जब एक बार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी सारी हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो हम उस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। फिर वो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो हमारा इस रिमेनिंग रैम के पार्ट में जो है वो लोड हो जाता है। तो हमारा वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो हमारी जो रैम है उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रिसाइड करता है और उसमें हमारी जो एप्लीकेशंस जैसे कि वर्ड ये भी रिसाइड करती हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था इस वाले पार्ट में कि हमारी जो रोम है, ये जो हमारी जो रोम है, इसमें हमारे पास बायोस स्टोर्ड रहता है। और बायोस के साथ साथ मैंने बताया कि हमारे पास रोम में जो है वो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर्ड जो हैं वो रहती हैं। तो जो हमारा बायोस रहता है वो क्या करता है कि कंप्यूटर को जब हम पावर ऑन करते हैं तो वो क्या करता है कि एक टेस्ट जो है वो रन करता है और उस टेस्ट का नाम होता है पोस्ट, POST। इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एक टाइप का टेस्ट होता है जिसमें हमारी जो बायोस है वो ये चेक करती है कि हमारे कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्ली फंक्शन कर भी रहे हैं या नहीं। अगर वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं तो हमारी जो रोम है उसमें सारी की सारी प्रेजेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती हैं और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है फिर वो हमारा लोड होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हमारी पोस्ट टेस्ट जो है वो फेल हो जाए, यानी कि हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर के वो सही से काम अगर नहीं कर रहे, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी रैम में कभी लोड नहीं होता और हमारा कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं होता। तो हमारी रोम में हमारे पास दो पार्ट रहते हैं। फर्स्ट पार्ट जो रहता है वो है हमारा बायोस। बायोस जो है वो चेक करता है कि क्या हमारे सारे के सारे कंप्यूटर के की हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो काम कर भी रहे हैं या नहीं। और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो रोम में स्टोर्ड रहती हैं। ये सारा का सारा पार्ट हमारा रोम है। रोम में हमारे पास बायोस रहती है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहती हैं। इन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है वो रैम में लोड हमारा होता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से कंप्यूटर में जो की कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा सीपीयू के बारे में पढ़ा, रोम के बारे में पढ़ा, रैम के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास हमने सीमॉस के बारे में पढ़ा, फिर बायोस के बारे में पढ़ा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है फैन। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं जो कंप्यूटर है उसमें एक प्रोसेसर चिप रहती है और ये प्रोसेसर चिप का जो साइज़ है ये काफ़ी छोटा रहता है। और छोटा साइज़ होने के कारण कोई भी हमारा सर्किट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इस हीट को डिसिपेट करने के लिए हमारे सीपीयू पे एक फ़ैन जो है वो माउंटेड रहता है ताकि जो हमारा प्रोसेसर है वो जल ना जाए। और उस जलने के बचाव के लिए हमारे पास जो कंप्यूटर में एक फ़ैन जो है वो प्रेजेंट रहता है जिसे हम सीपीयू के ऊपर जो है वो माउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लॉट रहता है या जो कंपोनेंट रहता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। तो फ्रेंड्स एक्सपेंशन स्लॉट एक ऐसा स्लॉट होता है जिसको यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर में और भी काफ़ी सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो हमारा वाइट वाले जो आपको ये 5 स्लॉट्स दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं पीसीआई स्लॉट्स। और फ्रेंड्स जो हमारे पीसीआई स्लॉट्स होते हैं ये एक सब कैटेगरी होते हैं हमारे एक्सपेंशन स्लॉट्स के। तो जैसे यहाँ पे दिया भी गया है तो ये जो हमारे पीसीआई स्लॉट्स होते हैं ये एक टाइप होता है एक्सपेंशन स्लॉट का। तो ये हमारे सारे के सारे यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट हैं या हम इन्हें पीसीआई स्लॉट्स भी कह सकते हैं। और ये पीसीआई स्लॉट्स या एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं ये हमारे स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए यूज़ होते हैं। और ऐसे वाले हार्डवेयर कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास साउंड कार्ड होते हैं, साउंड कार्ड्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑडियो के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि ऑडियो इंटरेक्शन के लिए हमारे पास कंप्यूटर में साउंड कार्ड यूज़ होते हैं। उन साउंड कार्ड को हम यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं ग्राफिक कार्ड। तो अगर हमें कंप्यूटर पे कोई ग्राफिक इंटेंसिव काम करना है तो उसके लिए हम कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड जो है वो माउंट कर सकते हैं और वो ग्राफिक कार्ड भी हम इन एक्सपेंशन स्लॉट में माउंट कर सकते हैं। और एक्सपेंशन स्लॉट की एक टाइप आती है जिसे हम कहते हैं पीसीआई स्लॉट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है एसएमपीएस। तो एसएमपीएस का सिंपल मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी कि स्विच्ड SWITCHED स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई का सिंपल मीनिंग है कि कंप्यूटर में हमें कुछ टाइप का पावर सोर्स चाहिए होता है जिससे हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑन हो सके। तो वो वाला जो हमें
पावर प्रोवाइड करता है उस वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं SMPS। नेक्स्ट हमारे पास आता है PCI स्लॉट। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि PCI स्लॉट एक पार्ट है या सब पार्ट है एक्सपेंशन स्लॉट का। तो ये एक टाइप होता है एक्सपेंशन स्लॉट का, जिसे यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर के साथ काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसर चिप। तो प्रोसेसर को हम ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर में, और इस प्रोसेसर को हम इस वाले सॉकेट में जो है, प्रोसेसर सॉकेट में जो है वो माउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास की कंपोनेंट आता है वो आता है हमारा बसेस। तो फ्रेंड्स बसेस कुछ नहीं होती, बसेस हम केबल्स को कहते हैं। तो कंप्यूटर में हमारी काफ़ी सारी टाइप्स की केबल्स होती हैं जो रहती हैं। इन केबल्स को यूज़ करके ही हमारा एक कंपोनेंट्स जो है वो दूसरे कंपोनेंट के साथ जो है वो कम्युनिकेट करता है। अब ये जो हमारी बसेस हैं ये दो टाइप की रहती हैं, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। तो फ्रेंड्स इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस के बारे में अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। तो इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स के लिए हमारे पास दो टाइप की बसेस रहती हैं। सबसे पहले हमारी रहती है इंटरनल बस, जिसे हम सिस्टम बस भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास रहती है एक्सटर्नल बस, जिसे हम एक्सपेंशन बस भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द इंटरनल बस कनेक्ट्स कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक CPU सिस्टम मेमोरी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक बड़ा सा CPU दिखाया गया है इस पिक्चर में। ये जो आपको बड़ी सी एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है अंदर, तो ये हमारा एक प्रोसेसर है, ये हमारा एक एक्चुअल प्रोसेसर होता है। इस प्रोसेसर के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी पतली पतली छोटी लाइंस बनी हुई हैं, जैसे ये लाइन जो एक बनी हुई है, ये वाली लाइन, ऐसी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लाइंस जो हैं हमारी इस प्रोसेसर के साथ बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी लाइंस जो हैं ये एक्चुअल में हमारे कंडक्टर होते हैं मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड पे ये एक तरह की वायर्स जो हैं वो बिछी होती हैं दूसरे कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये जो वायर्स है ना, ये मदरबोर्ड के ऊपर ही बनी होती हैं, ये कोई फिजिकल वायर नहीं होती, बल्कि ये एक मदरबोर्ड के ऊपर ही एच की गई हुई वायर्स होती हैं, जिनको यूज़ करके हमारे जो प्रोसेसर और जो मेमोरी जैसे काफ़ी सारे दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी वाली बसेस या ऐसी वाली केबल्स जो कि हमारे कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स जैसे कि मदरबोर्ड, CPU, जैसे कि CPU और सिस्टम मेमोरी को कनेक्ट करें, ऐसी वाली बसेस को हम इंटरनल बसेस कहते हैं। और जो इंटरनल बस होती हैं वो मोस्टली हमारी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे जो हैं वो एच्ड या क्रेव्ड जो हैं वो रहती हैं। नेक्स्ट टाइप की हमारे पास जो बसेस आती हैं उन्हें हम एक्सटर्नल बसेस कहते हैं या एक्सपेंशन बसेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आप बस देख रहे हैं, ये वाली वायर्स या ये वाली बसेस जो हैं, ये आप पूरी जो वाइट स्ट्रिप देख रहे हैं, ये एक तरह की वायर है जिनको यूज़ करके हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जैसे कि IO पोर्ट्स या एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं या कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो ये वाली टाइप की वायर्स और ये वाली टाइप की वायर्स जो कि फिजिकल वायर्स हैं, इस टाइप की वायर्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल बसेस। तो फ्रेंड्स अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास आ जाती है बस की क्लासिफिकेशन। तो जो कंप्यूटर हमारी बस है वो 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स पर्पस। तो सबसे पहले हमारी जो आती है वो आती है एड्रेस बस, देन हमारी जो आती है वो आती है डेटा बस, और जो नेक्स्ट हमारी आती है वो आती है कंट्रोल बस। तो हमारे पास 3 टाइप की बसेस जो हैं वो कंप्यूटर में रहती हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपनी एड्रेस बस को। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में हमारा जितना भी डेटा जो है वो टेम्परेली एक लोकेशन पे स्टोर रहता है, और उस लोकेशन को हम कहते हैं रैम। तो फ्रेंड्स जो हमारी रैम है उसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप का डेटा जो है वो स्टोर्ड रह सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ सेल्स बना रहा हूँ और इस सेल्स में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे डेटा स्टोर्ड है एक कुछ ऐसे करके कुछ लिखता हूँ मैं 18, इस जगह पे मेरा डेटा स्टोर्ड है 18, इस जगह पे A, इस जगह पे C, इस जगह पे 0.9, इस जगह पे B और इस जगह पे E। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा कंप्यूटर में डेटा है ये अलग अलग टाइप का है और ये अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है। और इस कंप्यूटर में जो डेटा जो है वो स्टोर होता है या रैम में जो है वो डेटा जब स्टोर होता है, तो जो डेटा है हर एक डेटा जो है उसकी एक अपनी लोकेशन होती है या उसका एक अपना एड्रेस जो है वो होता है। सिमिलर है जैसे हमारे घरों का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, वैसे ही रैम में जितना भी डेटा स्टोर रहता है उस डेटा का कुछ ना कुछ एड्रेस जो है वो रहता है। तो सपोज करके हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो 18 डेटा है उसका एड्रेस है 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14 और इसका 15। तो फ्रेंड्स अगर हमें इस रैम में से कुछ डेटा को लेना है
तो उस डेटा को लेने के लिए हमें उसका एड्रेस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बिना एड्रेस के हम उसमें से डेटा नहीं ले पाएंगे। तो जो हमारा प्रोसेसर है वो बताता है कि उसे किस एड्रेस से जो डेटा है वो लेना है, और वो डेटा जो है फिर हमारी एड्रेस बस जो है उस एड्रेस को यूज़ करके या उस एड्रेस को कैरी करके हमारी रैम के पास लेके जाती है, और रैम से फिर वो डेटा जो है वो डेटा बस के थ्रू हमारे पास सीपीयू में आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिटेल में पिक्चर के थ्रू देखेंगे। तो सपोज करते हैं कि ये हमारी रैम है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और इस रैम में कुछ हमारा डेटा जो है वो ऐसे स्लॉट्स में जो है वो स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेरा 10 है, ये 11 स्लॉट, ये 12 एंड सो ऑन, ये हमारे सारे के सारे एड्रेसेस हैं, और मैंने डेटा फेच करना है जो मेरा 12th वाले एड्रेस पे प्रेजेंट है, और 12th वाले एड्रेस पे मेरा जो डेटा प्रेजेंट है वो है सी। तो मुझे अगर इस डेटा को फेच करना है या मेरे प्रोसेसर को अगर इस डेटा को फेच करना है, तो प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहले एक एड्रेस जनरेट करेगा जिस एड्रेस से उस डेटा को उठाना है। तो फ्रेंड्स प्रोसेसर को डेटा जो उठाना है वो है सी, और सी का जो एड्रेस है वो है 12। तो सीपीयू जो है वो एड्रेस जनरेट करेगा 12। तो जैसे ही एड्रेस वो जनरेट करेगा 12, वैसे ही हमारा जो एड्रेस है वो इस एड्रेस बस से, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एड्रेस बस। तो इस एड्रेस बस में से हमारा ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस बस में से होता हुआ हमारा सीपीयू से होता हुआ एड्रेस बस से होता हुआ जाएगा हमारी रैम के पास, और रैम डिसाइड करेगी कि उसको कौन सा डेटा जो है वो सेंड करना है। अब रैम के पास जो एड्रेस आया वो आया 12। तो रैम क्या करेगी कि 12 लोकेशन पे जो भी डेटा प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे सी है, वो उठा के उस डेटा को डेटा बस के थ्रू, ये जो आप बस देख रहे हैं ये दूसरी वाली बस जो है इसे हम कहते हैं डेटा बस, तो वो जो डेटा है वो डेटा बस के थ्रू प्रोसेसर में हमारा ट्रांसफ़र कर देगी। तो हमारा जो सी जो है, जो इन्फॉर्मेशन सी जो है वो हमारी रैम में से उठकर प्रोसेसर में आएगी थ्रू डेटा बस। तो फ्रेंड्स हमने दो बसेस कवर की, जो थी हमारी सबसे पहली थी एड्रेस बस, और दूसरी वाली थी हमारी डेटा बस। तो फ्रेंड्स एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेस बस हमारा कैरी करती है एड्रेस जिससे हमें डेटा जो है वो लेना है, और जो हमारी डेटा बस है फिर वो हमारी उस एड्रेस से डेटा को उठाती है और उस डेटा को हमारे प्रोसेसर तक जो है वो पहुंचा देती है। जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप की बस आती है उसे हम कहते हैं कंट्रोल बस। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कंट्रोल बस कैरीज सिग्नल फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट्स। तो फ्रेंड्स जो हमारी कंट्रोल बस है उसका ये काम रहता है कि वो डिसाइड करती है कि किस टाइम पे कौन से कंपोनेंट से जो डेटा है वो लेना है, या कौन से कंपोनेंट पे डेटा जो है वो सेंड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे रैम कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारे कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो ये डिसाइड करना कि किस टाइम पे कौन से डिवाइस से डेटा लेना है या कौन से डिवाइस पे डेटा सेंड करना है, वो सब हमारा डिसीजन जो है वो कंट्रोल बस लेती है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि कंट्रोल बस ऑल्सो कैरीज क्लॉक पल्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास कंप्यूटर में एक तरह के मैकेनिज्म रहता है जिसे हम कहते हैं टाइमिंग मैकेनिज्म। तो हमारे पास जितना भी टाइमिंग रिलेटेड डेटा है या टाइमिंग रिलेटेड जितनी भी हमारी डिसीजंस हैं वो सारे के सारे हमारे क्लॉक के थ्रू ही चलते हैं। तो कंप्यूटर में जो बस है वो क्लॉक सिग्नल्स कैरी करती है। तो कंट्रोल बस एक तो ये डिसाइड करती है कि किस टाइम पे कौन सा डेटा कहाँ से आना है और कहाँ पे जाना है, और वो ये भी डिसाइड करती है और वो ये भी बताती है कि हमारे इस टाइम पे कंप्यूटर में क्लॉक पल्स किस सिग्नल पे है। तो हमारी जो कंट्रोल बस है वो क्लॉक पल्सेस को भी कैरी करती है और वो हमारे कंट्रोल डेटा को भी कैरी करती है। तो फ्रेंड्स अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो कुछ ना कुछ अर्थमेटिक या कुछ ना कुछ लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। अगर हम कंसीडर करें कि हमारा कंप्यूटर जो है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जैसे कि एडिशन, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो एडिशन ऑपरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे हम इस स्लाइड में। तो फ्रेंड्स हमारे पास कंप्यूटर में कुछ भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का कुछ ना एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट यानी लिखने का तरीका होता है, और उस लिखने के तरीके से हमारा जो प्रोसेसर है वो समझ जाता है कि हम उससे क्या काम जो है वो करवाना चाहते हैं। तो उस लिखने के तरीके को ही हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल में बताया गया है कि हमारे पास एक जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दो चीज़ें रहती हैं। सबसे पहला हमारा रहता है ऑप कोड
और दूसरा रहता है हमारा ऑपरेंड। तो फ्रेंड्स ऑप कोड हमारा कुछ नहीं होता, ऑप कोड हमारा बस एक कोड होता है जो डिपिक्ट करता है कि हम कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ऑप कोड रहेगा ऐड। अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ऑप कोड रहेगा MUL यानी कि मल्टीप्लाई। तो इस तरह के हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप कोड जो हैं वो हर एक ऑपरेशन के लिए प्रेजेंट रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैंने किसी दो नंबर को ऐड करना है तो दो नंबर को ऐड करने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक ऑप कोड चाहिए, और ऑप कोड मैं यूज़ करूँगा ऐड, क्योंकि मुझे दो नंबर्स की एडिशन करवानी है। और फिर मुझे चाहिए डेटा, तो डेटा को हम ऑपरेंड भी कहते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है वो किन्हीं ही दो वेरिएबल्स में जो है वो स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, मैंने इन दोनों के डेटा को जो है वो ऐड करवाना है, तो सबसे पहले मैं ऑप कोड जो है वो डिसाइड करूंगा कि मेरा ऑप कोड क्या होगा, और फिर मैं ऑपरेंड डिसाइड करूंगा कि मेरे ऑपरेंड यानी कि मेरा डेटा जो है वो क्या रहेगा। तो मेरा डेटा जो यहाँ पे रहेगा वो है ए एंड बी, यानी कि जो भी डेटा हमारे वेरिएबल ए एंड बी में स्टोर्ड है उनको मुझे ऐड करवाना है। तो ऑप कोड हमें बताएगा कि हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेशन कोड। और ऑपरेंड हमें बताएगा कि हमें किस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस डेटा को हम बोलेंगे ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो मेरे ऑपरेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या रखा है। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइकिल है जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो ये साइकिल हमें बताता है कि कैसे कंप्यूटर में या कंप्यूटर प्रोग्राम में जो हमारी इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होती हैं, कैसे वो इंस्ट्रक्शंस हमारी मेमोरी से उठकर सीपीयू तक आती हैं और कैसे सीपीयू में फिर वो एग्जीक्यूट होती हैं और कुछ फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। तो फ्रेंड्स इस फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल में मान लेते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी एक प्रोग्राम है, हमारे पास एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा जो प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा कहाँ पे रिसाइड करेगा, ये हमारा प्रोग्राम है जो ये रैम के अंदर जो है वो रिसाइड करेगा, और इस प्रोग्राम में हमारी काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा कि हमारी रैम में जो एक प्रोग्राम प्रेजेंट है उसमें से एक एक करके हमारा प्रोसेसर जो है वो एक एक करके हमारी इंस्ट्रक्शंस को लेगा, और इस इंस्ट्रक्शंस के लेने के प्रोसेस को ही हम फेच कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है, जब ये फेच हुई तो ये हमारी प्रोसेसर के पास आएगी और प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को लेगा। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम एक प्रोग्राम से एक इंस्ट्रक्शन उठा के प्रोसेसर के पास ला रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेच करना। फेच करने के बाद में हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है डिकोड करना। तो डिकोड करने का मतलब ये हुआ कि उस हमारी इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है या उस इंस्ट्रक्शन में क्या कमांड दी गई है जो प्रोसेसर को चलानी है। तो डिकोड करने के टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, तो ये हमारी जैसे एक इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को दो पार्ट्स में तोड़ा गया है। तो इस दो पार्ट्स में तोड़ के हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन में जो ऑप कोड है सबसे पहले उसे रीड किया जाता है, और दूसरे नंबर पे देखा जाता है कि कौन कौन से ऑपरेंड जो हैं वो प्रेजेंट हैं, यानी कि कौन कौन से ऑपरेंड को यूज़ करके हमें जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। तो सपोज़ करते हैं कि इस ऑप कोड में हमें बताया गया है कि हमें जो ऑपरेशन है वो एडिशन परफॉर्म करना है, और जो हमारा डेटा है वो है ए कॉमा बी वेरिएबल। तो जैसे ए में 2 स्टोर है और बी में 3 स्टोर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि हमारी फेच होने के बाद में इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड होगी, और डिकोड होने का मतलब यही है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस इंस्ट्रक्शन में कौन सा ऑपरेशन बताया गया है और कौन कौन से ऑपरेंड जो हैं वो बताए गए हैं, यानी कि कौन कौन से डेटा पे हमें जो है वो काम करना है वो बताया गया है। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है इस साइकिल में, इस नेक्स्ट पार्ट का नाम है एग्जीक्यूट। एक बार जब हमारी इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गई, यानी कि हमने जान लिया कि इंस्ट्रक्शन हमारे से क्या काम करवाना चाहती है, तो उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि इंस्ट्रक्शन को चलाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन को चलाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 और जो 3 है वो ऐड हो जाएगा, और वो ऐड होके हमारा बन जाएगा 5। तो एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन को समझने के बाद हमें उस इंस्ट्रक्शन को चलाना है। तो चलाने का मतलब ये हुआ कि हम 2 और 3 को क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड कर देंगे। अब वैसे ही फ्रेंड्स जैसे हमारी पहली इंस्ट्रक्शन चली है, पहली इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फेच हुई, फिर डिकोड हुई, फिर एग्जीक्यूट हुई, वैसे ही हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी हमारे पास प्रोसेसर के पास फेच होगी,
फिर हमारी वो इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड होगी और डिकोड होने के बाद में हमारी वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और ऐसे ही ये जो साइकिल है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में भी जाएगा। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे प्रोग्राम में सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो गई, यानी कि वो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट के साइकिल से नहीं गुजर गई। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल, जो कि हमारा किसी भी कंप्यूटर में किसी इंस्ट्रक्शन को रन करने के काम आता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड थी और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अच्छा कंटेंट जो है वो दे सकूं।